भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए तो रोकने की कोशिश कीजिए, करिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। किसी का कोई विचार हो उसको रखना चाहिए, और अगर सरकार को लगे कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए तो रोकने की कोशिश कीजिए, करिए। भारत जोड़ो की क्या जरूरत अगर भारत टूटा ही नहीं है। देखिए, भारत में पिछले 8 साल से डर का माहौल, नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। शायद बीजेपी के नेता हिंदुस्तान के किसान से बात नहीं करते हैं, हिंदुस्तान के युवाओं से बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो उनसे बात करते तो उनको पता लगता कि हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान के युवा को सामने का रास्ता नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई फैल रही है, किसान को सही दाम नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस माहौल के खिलाफ खड़े होने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, और ये कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाएगी। और अगर लोगों को नहीं लगता कि इस यात्रा की जरूरत है तो फिर लाखों लोग बाहर नहीं निकलते। मेरा लक्ष्य भारत जोड़ो यात्रा पर है। अब ये इसमें 2-3 महीने और लगेंगे, तो मेरा पूरा का पूरा फोकस इस यात्रा पे है। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सीखने को मिल रहा है, बहुत लोगों से समझने को मिल रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है। युवा को यह भरोसा नहीं है कि उसे रोजगार मिल सकता है, चाहे वो कुछ भी पढ़ ले, किसी भी यूनिवर्सिटी में चला जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, मगर वो आपको गारंटी करके ये नहीं कह सकता कि अगर मैंने इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग की है तो मैं इंजीनियर बनूंगा या मजदूरी करूंगा। और ये यूनिवर्सल है, मतलब मुझे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनमें से एक युवा नहीं मिला जिसने कहा हाँ मुझ में कॉन्फिडेंस है कि मुझे रोजगार मिल जाएगा। तो ये पहला बड़ा मुद्दा है। उसको अगर आप थोड़ी गहराई से देखें तो उस युवा के माता पिता ने मेहनत करके उसे उसकी शिक्षा के लिए पैसा मोस्टली प्राइवेट प्लेयर्स को दिया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को दिया है। एक तरफ वो दिन भर काम करते हैं, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, और तीसरी साइड जो उनका भविष्य है, उनका जो बेटा हो या उनकी बेटी हो, उसका रास्ता बंद है। तो पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम किसानों का प्रॉब्लम है, जो देश को भोजन देता है, जो प्रोडक्टिव एलिमेंट है हिंदुस्तान, उसको कोई सपोर्ट नहीं, उसको कोई मदद नहीं है, उसको सही दाम नहीं मिलता। वो बीमा भरता है, उसको जब आंधी आती है, तूफान आता है, उसको मतलब पैसा नहीं मिलता, कर्जा माफ उसका कभी नहीं होता। तो ये 2 बड़े मुद्दे, बड़े प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। और तीसरा जो है जुड़ा हुआ है कि सब लोग ये कहते हैं कि अगर शिक्षा में हमें पैसा देना पड़ रहा है, अस्पतालों के लिए हमें पैसा देना पड़ रहा है, मतलब सरकारी अस्पताल नहीं बचे, सरकारी स्कूल्स कॉलेजेस नहीं बचे। महाराष्ट्र में तो स्कूलों को बंद किया जा रहा है, 20 बच्चों से अगर कम है तो उनको बंद ही करा जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि भैया अगर ये पैसा हम यहां डाल रहे हैं
ये जा कहां रहा है, किसके हाथ जा रहा है? तो वो इनइक्वालिटी की बात है और सबको मालूम है। मैं किसानों से पूछता हूं, भैया एक बात बताओ, ये आपका सिलेंडर, गैस सिलेंडर महंगा हुआ, पेट्रोल का दाम बढ़ा, आपके जेब में से पैसा जा रहा है, ये जा कहां रहा है? इमीडिएटली आंसर मिलता है, सब जानते हैं।